अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंसिडर करने जाओ तो इसमें आपके पास बहुत सारी अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से एक बहुत ही रिलायबल, एक बहुत ही रोबस्ट मेथड है RCTs, जो कि एक अब्रिविएशन है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के लिए। अब अगर आप इसका नाम ही देखने जाओ, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, तो इसमें से ही आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि इसमें होता क्या होगा। लेकिन आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें होता क्या है, क्यों ये इतनी रिलायबल है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की बात करो, तब आपको ये याद रखना है कि इसमें दो अलग ग्रुप्स होते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि इसकी एक्यूरेसी बहुत हद तक बढ़ा देती है। इसमें आपके पास दो ग्रुप्स होंगे। लेट्स कंसिडर आप डायबिटीज की एक मेडिकेशन का ट्रायल कर रहे हो जिसमें आपके पास 1000 वॉलंटियर्स हैं। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स में इन जनरल 1000 से काफी ज्यादा वॉलंटियर्स होते हैं, स्पेशली अगर आप लेटर फेजेस में देखो। लेकिन इस केस में हम एग्जाम्पल के तौर पर लेने के लिए 1000 वॉलंटियर्स को कंसिडर करेंगे। उसमें से आप दो अलग ग्रुप्स में डिवाइड करोगे इन 1000 लोगों को, 500 के दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप होगा आपका ट्रीटमेंट ग्रुप, जो कि आपका जो ड्रग है जिसे आप स्टडी कर रहे हो वो ड्रग लेगा, यानी कि इसे ट्रीटमेंट ग्रुप कहा जाएगा। और दूसरा ग्रुप होगा कंट्रोल ग्रुप। तो आप नाम में देख सकते हो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, यानी कि कंट्रोल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो आपके पास दूसरा ग्रुप होगा कंट्रोल ग्रुप, जो कि या तो प्लेसिबो लेगा, प्लेसिबो फॉर्मुलेशन लेगा, या फिर एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेगा, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट लेगा ही नहीं। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आपके पास ऐसे दो ग्रुप्स होंगे, जिसकी वजह से आपकी रिलायबिलिटी जो है इस मेथड की वो ऐसे ही बहुत हाई चली जाती है। सेकेंड चीज जो बाकी की बहुत सारी स्टडीज से स्टैंड आउट करवाती है RCTs को, वो है रैंडमाइजेशन। अब रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है? ये 1000 पेशेंट्स को जो आप 500 में डिवाइड करने वाले हो, उसमें आपके पास रैंडमली पेशेंट्स असाइन होंगे, यानी कि एक ग्रुप में कौन सा पेशेंट जाएगा, दूसरे ग्रुप में कौन सा पेशेंट जाएगा, ये कंप्लीटली रैंडम होगा। एक पेशेंट की इक्वल चांसेस है कि वो इस ग्रुप में भी जा सकता है, उस ग्रुप में भी जा सकता है। तो ये जो इक्वल चांस होता है इसे कहा जाता है रैंडमाइजेशन। अब ये रैंडमाइजेशन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में ऑफन कंप्यूटर एल्गोरिथम्स के थ्रू किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, उसकी मदद से किया जाता है। ये मैन्युअली नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बायस भी कई हद तक देखने नहीं मिलता इस पूरे स्टडी में, क्योंकि कंप्यूटर एक कंप्लीटली नॉन बायस्ड चीज है। वो कंप्लीटली रैंडमली आपके जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें दोनों ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो मैन्युअली जो बायसेस आते हैं वो सभी आना बंद हो जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टेप में। तो उस वजह से आपके पास रिलायबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। थर्ड चीज जो आप इस केस में कर सकते हो वो है ब्लाइंडिंग। अब ब्लाइंडिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने कवर किया हुआ है पहले से चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन ब्लाइंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर सिंगल ब्लाइंड स्टडी है तो वो वॉलंटियर्स को नहीं पता कि वो कौन सा ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं। अगर डबल ब्लाइंड स्टडी है, ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी है, तो डॉक्टर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, डेटा एनालिस्ट, ये सबको भी नहीं पता कि कौन सा वॉलंटियर कौन से ग्रुप में था और कौन सी मेडिकेशन उसने कंज्यूम की है। तो इसकी वजह से भी कई हद तक बायस रिड्यूस हो सकते हैं और इसकी वजह से एक्यूरेसी काफी हाई चली जाती है। तो ये जो रैंडमाइजेशन है, कंट्रोल ग्रुप है, इसके अलावा ब्लाइंडिंग है, ये सभी चीजें एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ा देती है। इसके अलावा और एक एडवांटेज ये मेथड का ये है कि सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। अगर डायबिटीज का कोई ट्रायल चल रहा है, उसमें आपको ब्लड शुगर टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी जो इंटरवल्स है, 1 वीक के बाद करना है, 2 वीक्स के बाद करना है, 3 वीक्स के बाद, 1 मंथ के बाद, ये सभी चीजें पहले से फिक्स्ड होती है, सबसे पहली बात। और सभी जो पार्टिसिपेंट्स है क्लिनिकल ट्रायल्स के, सभी जो वॉलंटियर्स है, उनके लिए ये सभी टाइमिंग्स सेम होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कि अगर एक पर्सन का आपने 1 वीक के बाद टेस्ट किया ब्लड शुगर, दूसरे पर्सन का 1.5 वीक बाद, दूसरे ग्रुप वाले पर्सन का, तो इस केस में वेरिएबिलिटी ज्यादा आती है। लेकिन ये स्टडी में ऐसा कुछ नहीं होता, वेरिएबिलिटी बहुत लो रखी जाती है ये स्टडी में। तो ये सभी एडवांटेजेस है, लेकिन इसी के साथ डिसएडवांटेजेस भी एक स्टडी के जरूर है। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि इस स्टडी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात तो कि बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है इसमें, और दूसरी चीज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। अगर आप कोई भी चीज को देखने जाओ इंडस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं, उनमें ये एक कॉमन पॉइंट तो रहता ही है कि या तो उनमें ज्यादा पैसा लगेगा, या तो उनमें ज्यादा टाइम लगेगा, या तो उनमें दोनों लगेंगे बहुत ज्यादा। तो इस केस में टाइम और पैसा बहुत ज्यादा जाता है।
बहुत एक्सपेंसिव मेथड है आरसीटीज यानी। तो ये सबसे पहला एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा और एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास इस स्टडी में इंक्लूजन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? अगर आपको एक पार्टिसिपेंट को ये स्टडी में पार्टिसिपेट करवाना है या फिर उस पार्टिसिपेंट को लेट से करना है पार्टिसिपेट, तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया रखे जाएंगे और अगर वो क्राइटेरिया मीट होते हैं तो ही वो पर्सन को इंक्लूड किया जाएगा इस स्टडी में। जैसे कि एज से रिलेटेड हो सकता है, लेट्स से 40 की एज के नीचे के ही पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड है या फिर उससे ऊपर के ही रिक्वायर्ड है, या फिर जेंडर हो सकता है, सिर्फ मेल्स या सिर्फ फीमेल्स रिक्वायर्ड है। ये सभी अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको यह देखने मिलेगा कि बहुत एक सर्टेन कैटेगरी के लोग ही इस स्टडी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब अगर आपका ये ड्रग मार्केट हो गया तो वो मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत अलग अलग डेमोग्राफिक्स से आते हैं, जिनके अलग अलग एज ग्रुप्स हो सकते हैं, जिनका जेंडर अलग हो सकता है एज कंपेयर टू जो आपने स्टडी किया आपके ट्रायल्स में। तो ये सभी जो वेरिएबिलिटी आएगी मार्केट रिलीज के बाद, वो सभी जरूरी नहीं कि आपने स्टडी कर रखी होंगी, जिसकी वजह से चांसेस है कि मार्केट में डालने के बाद ड्रग के जो एफिकेसी है, ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है, वो शायद डिफरेंट आए एज कंपेयर टू आपने क्या क्लिनिकल ट्रायल्स में स्टडी किया था। तो ये चांस है कि इंक्लूजन क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होने की वजह से मार्केटिंग के बाद आपको ड्रग के अलग इफेक्ट्स देखने मिले, अलग एफिकेसी, अलग सेफ्टी देखने मिले एज कंपेयर टू आपने ट्रायल्स में जो किया था। तो ये एक चीज हुई। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी फीजिबिलिटी हमेशा नहीं होती। फीजिबिलिटी से मेरा मतलब क्या है? सबसे पहली चीज तो ये एक्सपेंसिव है, टाइम के हिसाब से भी और साथ ही साथ पैसों के हिसाब से भी। तो चांसेस है कि जो छोटी कंपनीज है वो शायद इन स्टडीज को अफोर्ड ही ना कर पाए, सिर्फ जो बड़ी कंपनीज है वो ही अफोर्ड कर पाए। तो इस केस में फीजिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरे केस में जहां पर फीजिबिलिटी स्टडी की बहुत कम हो जाती है वो ऐसे केसेस में है जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर कि आप एक ऐसी स्टडी कर रहे हो जिसमें आप देख रहे हो कि लंग कैंसर और स्मोकिंग इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं या नहीं। तो इसमें जो आप दो अलग ग्रुप्स डिवाइड करोगे, वो आप डिवाइड करोगे एक ग्रुप जो कि स्मोक नहीं करता और दूसरा ग्रुप जिसको आप स्मोक करने कह रहे हो, जो कि एक हार्मफुल एक्सपोजर है जो कि आप डेलिबरेटली नहीं कर सकते। तो इस केस में एथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं, जिस केस में फीजिबिलिटी ऐसी स्टडीज में डिक्रीज हो जाएंगी। तो ऐसे केस में चांसेस हाई है कि कोहॉर्ट या फिर केस कंट्रोल स्टडीज आपको बेटर पड़े, जिसमें कि एक ग्रुप पहले से ऐसा आप सिलेक्ट करोगे जो कि रेगुलरली स्मोक करता है और दूसरा ग्रुप ऐसा जो कि स्मोक नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में दूसरे स्टडीज की जो फीजिबिलिटी होती है वो ज्यादा दिखती है एज कंपेयर टू रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। तो ये है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। थैंक यू।